गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की। अपना सब्जेक्ट है विज्ञान, ठीक है। चैप्टर नंबर है अपने पास 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है परमाणु और अणु। परमाणु एवं अणु क्या होते हैं इसके बारे में अपन ने कल बात कर ली थी, और कल अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया था, अणु किसे कहते हैं। अणु वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से मिलकर क्या होते हैं, अणु बनते हैं। परमाणु का निर्माण भी हो जाता है। आज अपन बात करेंगे तत्वों के भी कुछ अणु होते हैं, कि तत्वों के कौन कौन से अणु होते हैं, उन चीज के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं तत्वों के अणु के बारे में। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये आती है कि तत्व के जो अणु हैं वो किस तरीके से होते हैं। चतुर्परमाणु होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं, एकल होते हैं, द्वि होते हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले तत्वों के अणुओं के बारे में। आपको पता है कि किसी भी तत्व के अणु किसी भी तत्व का जो अणु होगा वो परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी तत्व का अणु होगा वो किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्गन Ar, ठीक है, या फिर अपन बात कर सकते हैं हीलियम He। ये सभी जो मिलकर बने होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, इन्हीं के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, या इन्हीं के परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को मैंने आपको बताया था O लिखते हैं, O4 होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु है। कई बार क्या होता है द्विपरमाणु का मतलब होता है कि ये दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होता है, दो परमाणुओं से, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, द्विपरमाणु। यदि ये तीन परमाणुओं के संयोजन से बनता है, यदि मान लो तीन परमाणु के संयोजन से मिलकर बना, तो इसे अपन O3 लिखेंगे। O3 और O3 क्या होता है, ओजोन। O3 का मतलब होता है ओजोन। तो ओजोन क्या होते हैं, ओजोन एक परत होती है जो कि वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों से हमारी त्वचा को रक्षा करती है। ठीक है, ये होती है ओजोन। तो यदि दो परमाणु के संयोग से मिलकर बनेगा तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, द्विपरमाणु। यदि तीन के संयोग से मिलकर बना होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिपरमाणु। यानी चार के संयोग से मिलकर बना होगा तो चतुर्परमाणु हो जाता है। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के अणु द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये इसके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। ये तत्वों के अणु हैं, तत्वों के प्रकार हैं, ये इसके नाम है, और ये इसकी परमाणुता है कि कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहली कंडीशन आधातु की अपन बात कर रहे हैं, केवल और केवल आधातु की बात चल रही है। पहला है आर्गन। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जो आर्गन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एकल परमाणु। हीलियम होगा वो भी एक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ऑक्सीजन यदि दो परमाणुओं से मिलकर बना होगा तो द्विपरमाणु। यदि तीन परमाणुओं से मिलकर बना होगा तो उसे ओजोन बोलेंगे। और ओजोन किस काम में आती है, अपने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश की किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होगा, द्विपरमाणु से। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किससे मिलकर बनी होती है, द्विपरमाणु से। ठीक है, अपन लिखते हैं ना हाइड्रोजन को H2, तो कितने परमाणु से मिलकर बनी होती है, दो से। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने से होती है, दो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जैसा अपन लिखते हैं ना N2 नाइट्रोजन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या होता है, द्विपरमाणु से मिलकर बना होता है, जैसा अपन लिखते हैं कई बार Cl2। ठीक है, इसी प्रकार फास्फोरस जो है चतुर्परमाणु से, फास्फोरस P4 के रूप में। फास्फोरस चतुर्परमाणु का मतलब हुआ कि ये चार परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ, फास्फोरस का। सल्फर, सल्फर की बात करें, सल्फर तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बन सकता है, इसे हम बहुपरमाणु भी कह सकते हैं। तो ये केवल बात थी अपने आप तत्वों की। ये तो केवल अभी तक बात हुई है अधातु के अंदर कौन से तत्व कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं इसके बारे में। आइए अपन बात करते हैं धातु के बारे में, कि धातुओं में भी कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
धातु की अपन बात करेंगे। धातु में सबसे पहले आएगा सोडियम, पहला हो गया सोडियम, दूसरा होगा आयरन, तीसरा होगा एल्यूमिनियम, और चौथा होगा कॉपर। ये सभी जो होते हैं एकल परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर अधातु की। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? धातु की। धातु में आपको पता है सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। जो सोडियम है वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। आयरन की अपन बात करें तो आयरन कितने प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है? एक परमाणु से। यदि अपन एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? एक परमाणु से। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी एक परमाणु से ही मिलकर बना होता है। दूसरी कंडीशन अपने पास ये आती है कि एकल परमाणु और द्विपरमाणु आपको याद करने हैं कि कौन सा तत्व एक परमाणु से मिलकर बना होता है, कौन सा दो से मिलकर बना होता है, कौन सा बहु परमाणु से मिलकर बना होता है। अब अपन बात करेंगे यौगिक के अणुओं के बारे में कि यौगिक के जो अणु है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि यौगिक के अणु, इससे पहले आपने पढ़ा तत्व के अणु, अब बात आती है यौगिक के अणुओं की। तो यौगिक के अणु की परिभाषा क्या होगी? अलग अलग जो तत्व होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़कर संयोग करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहा जाता है। ठीक है, पहला है इसके अंदर यौगिक, फिर आते हैं संयुक्त तत्व। संयुक्त तत्वों का मतलब हुआ कि कौन कौन से तत्वों से मिलकर जो है यौगिक का निर्माण हुआ। तीसरा है कि आपने कितने उसका अनुपात लिया, द्रव्यमान अनुपात उसका कितना था जिससे मिलकर वो बना। वापस मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, यौगिक के अणु की भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग अनुपात में जुड़कर संयोग करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहते हैं। पहला यौगिक अणु होता है जल, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अमोनिया जो होगी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। समझो, जल जो है आपने जल का सूत्र पढ़ा होगा, जल का सूत्र होता है H2O। H को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन और O को बोलते हैं अपन ऑक्सीजन। तो जल का निर्माण किससे हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें तो इसका अनुपात जब अपन जल बनाएंगे कितना है? 1:8 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपने पास आती है अमोनिया की। अमोनिया आप सभी को पता है कि अमोनिया होता है NH और 3। NH3 का मतलब क्या होगा? NH3 ये तो क्या होगा? नाइट्रोजन, और ये क्या होगा? हाइड्रोजन। ईंधन का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसका जो अनुपात ले रहा है अपन को वो कितना ले रहा है? 14:3। 14:3 जब अपन इसका लेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? अमोनिया। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड में बोलेंगे क्योंकि CO2 में क्या होता है? कार्बन, और ऑक्सीजन कितने? 2, तो अपन क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड।
उपयोग किया जाता है। ये आपको बात समझ में आई होगी। ये आपको याद रखना है कि 1:8 में जल बनेगा, 14:3 में हमें अमोनिया मिलेगी और 3:8 में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं आगे आयन की कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आयन की। देखो, इससे पहले अपन ने बात की थी तत्व की, फिर अपन ने बात करी यौगिक की, अब अपन बात करेंगे आयन की कि आयन क्या होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धातु व अधातु, धातु व अधातु के आवेशित कणों से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। धातु और अधातु के आवेशित कण से जो बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, आयन। जैसे अपन बात करें सोडियम की, सोडियम क्या होता है, प्लस वाला, और क्लोरीन क्या होता है, माइनस वाला होता है। जैसे अपन H की बात करें तो H प्लस में होता है और Cl कैसा होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो आयन आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो प्लस वाला चिन्ह होगा और एक तरफ क्या होगा, माइनस वाला चिन्ह बनकर ही अणुसूत्र का निर्माण करता है। जैसे ये अणुसूत्र है NaCl, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा रखा है, आप देखो Na तो किसमें, प्लस में, और Cl किसमें, माइनस में। तो धातु और अधातुओं में आवेशित कण जो होंगे, आवेशित कण के संयोग से मिलकर जो बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। तो आयन के अंदर एक तो प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। प्लस वाला जो होगा वो हमेशा पहले लिखा जाता है और माइनस वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए मैं कुछ आयनों के आपको नाम लिखा देता हूँ कि कुछ आयन ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है आयनिक यौगिक, इधर आएंगे, आयनिक यौगिक हो गए, संगठक तत्व हो गए, अब आपको समझना क्या है वो चीज देखिए आगे कि जो आयन थे, जैसे कि मैंने अभी बताया, आयनिक यौगिक ये है, संगठक तत्व ये है और इनका द्रव्यमान अनुपात ये है। जैसे अपन बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कैल्शियम ऑक्साइड है किससे मिलकर बन रहा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। कैल्शियम और ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। लेकिन इसका द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 5.2। यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखता है मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का मतलब क्या हुआ, ये मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बन रहा है। किससे, मैग्नीशियम और सल्फर से। तो यहाँ जाएगा मैग्नीशियम और सल्फर, इसका अनुपात कितना रहेगा, 3:4। ऐसे ही अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलकर बनेगा, सोडियम से और क्लोरीन से। तो अपन यहाँ लिखेंगे सोडियम और क्लोरीन से, यहाँ पर लिखेंगे आपको इस जगह सोडियम और क्लोरीन से, और इसका अनुपात रहता है 23:35:5। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ आनी होगी। तो आज अपन ने 3 चीजें पढ़ी। पहला था अपना तत्व, दूसरा था अपन ने यौगिक के बारे में पढ़ा, और तीसरी कंडीशन अपन ने पढ़ी आयन के बारे में। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर अपन कल पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, कि रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। कल की क्लास अपन लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन।